डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? बढ़िया। चलिए, आज हम बात कर रहे हैं RRCA एक्ट 2001 की, जिसमें हमने अब तक पढ़ा ये कैसे अधिनियम लागू हुआ, इसका पर्पज क्या है। ये समता पर आधारित है। भूस्वामी के अधिकार, किराएदार के लिए अधिकार, कर्तव्य पढ़े। हमने डेफिनेशन क्लॉज में दो डेफिनेशंस पढ़ी, एमिनिटीज एंड लैंडलॉर्ड, भूस्वामी और सुख सुविधाएं में क्या सम्मिलित है। इसी क्रम में आज हम नया सेक्शन धारा 2I पढ़ेंगे, जिसमें टीनेंट की परिभाषा दी गई है। टीनेंट मतलब किराएदार। किराएदार कौन है? कौन किराएदार होगा? देखिए, वह व्यक्ति जिसके द्वारा या जिसके लेखे या जिसकी ओर से मेरे द्वारा या मेरे लेके मैं किसी को अपॉइंट कर देता हूं, या मेरे ओर से कोई घरवाला दे रहा है, ओर से किसी परिसर, किसी प्रीमाइसिस को जिसको हमने किराए पर लिया के लिए, जो हमने किराए पर लिया है उसके लिए, उसके भूस्वामी को, जिसका परिसर है उसका भूस्वामी को किराया अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा के ना होने पर, मतलब यदि कोई हमने अगर कॉन्टेक्ट कर रखा है, चाहे वो इम्प्लाइड कर रखा है, चाहे वो एक्सप्रेस कर रखी है कि आप नहीं दोगे, ऐसी कोई हमारी संविदा नहीं है, तब संदेह पेएबल है। मतलब ये वह व्यक्ति जिसके द्वारा, जिसके लेके, जिसकी ओर से किसी परिसर का किराया भूस्वामी को संदेह है या होता, पे है, बेवल है या पेबल होता, और वह व्यक्ति भी सम्मिलित है। मतलब यह किराएदार तो है ही है, लेकिन इसके अलावा किराएदार की परिभाषा में और कौन आता है? वह व्यक्ति भी सम्मिलित है जो अपनी किराएदारी की समाप्ति के पश्चात, किराएदारी की समाप्ति के पश्चात से तात्पर्य, यदि मैंने 3 महीने के लिए किराए पर लिया है तो किराएदारी समाप्त, या कोर्ट ने मेरे को बेदखली की डिक्री पारित कर दिया कि भाई आपका कब्जा अब अवैध हो गया है, आप यहाँ से खाली कर जाइए, या कोर्ट ने मेरे खिलाफ कोई डिक्री सूट में फाइल कर दी है कि आप अब किराएदारी नहीं रहोगे, नहीं तो आपकी ये किराएदारी अवैध किराएदारी कहलाएगी। ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति भी किराएदारी में शामिल होगा जो किराएदारी की समाप्ति हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी वो बेदखली की डिक्री या उसके विरुद्ध पारित हो जाने के बाद भी वह कब्जा बनाए रखता है। इसको फिर देखेंगे, किराएदार की परिभाषा आराम से समझो, धीरे धीरे। वह व्यक्ति जिसके द्वारा, जिसके लेखे, जिसकी ओर से किसी परिसर के लिए कोई किराया भूस्वामी को दिया जाता है। यदि कोई इम्प्लाइड या एक्सप्रेस अगर हमने कॉन्टेक्ट नहीं की है, इसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जिसके विरुद्ध कोई बेदखली की डिक्री पारित हो गई है या वह अवैध किराएदारी में रह रहा है, लेकिन इसके यह नहीं कहा जाएगा उसके वो किराएदार नहीं है। साफ स्पष्ट परिभाषा सेक्शन 2I में स्पष्ट कर दिया गया है कि किराएदार में वह व्यक्ति भी शामिल है जो अवैध कब्जा बनाए हुए रखता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी किराएदारी समाप्त हो जाती है, आप जबरदस्ती रहते हैं, तो लास्ट में आप जब किराए की बारी आएगी, आप यही नहीं कह सकते कि मैं किराएदारी नहीं हूं ना। स्पष्ट परिभाषा में उल्लेख कर दिया गया है कि किराएदारी की समाप्ति के पश्चात भी कब्जा बनाए रखते हो तो आप किराएदार हो गए। ठीक है। इसके बाद देखिए, अब जो ये ओरिजिनल जो टीनेंट है इसकी डेथ हो जाती है, समझना। अगर ये ओरिजिनल टीनेंट है, इसकी डेथ हो जाती है, तो यदि किराया रेजिडेंशियल पर्पज से हमने भूस्वामी ने किराए पर दिया है, या कॉमर्शियल पर्पज से अगर कोई किराया लिया है, किराए पर हमने कोई प्रीमाइसिस लिया है, तब सेक्शन 2I की सब क्लॉज 2 यह कहता है कि किराएदार की मृत्यु हो गई, ये की डेथ हो गई किसी कारणवश, तब यदि हमने कोई प्रीमाइसिस
रेजिडेंशियल पर्पज से दिया है, निवासी प्रयोजनों के लिए दिया है, तब कौन व्यक्ति किराएदार होगा? या उसका पति या पत्नी। अगर डेथ पति की हो गई है तो पत्नी होगी, पत्नी की डेथ हो गई है तो पति होगा। यदि उसके साथ में उसका पुत्र भी रह रहा है, पुत्री भी रह रही है और उसके माता पिता भी रह रहे हैं, तब किराएदार वह व्यक्ति होगा जो उसके समय जब वह मरा था, जिसकी मृत्यु हुई थी, उसके साथ में वो रह रहा था। सबसे पहला दायित्व है पति का, फिर दायित्व पत्नी का, फिर पुत्र का, फिर पुत्री का, इसके बाद माता पिता का दायित्व बनता है रेजिडेंशियल पर्पज में। ध्यान दें बिल्कुल। इसी प्रकार यदि किराया हमने भूस्वामी ने किराएदारी इस बाबत दी है कि वह उसमें कॉमर्शियल या कोई व्यापार करे, कोई कारोबार करे, तब यह ध्यान रखना कि कॉमर्शियल पर्पज की दशा में, यदि कॉमर्शियल पर्पज की दशा में किराएदार की मृत्यु हो जाती है और वो जो किराया पे मकान लिया है उसमें हम कोई व्यापार कर रहे हैं, तब किराएदार उसका पति या पत्नी। पत्नी जब होगी, जब कॉमर्शियल की दशा में पति किराएदार था, पति मरेगा, पत्नी किराएदार होगी, पत्नी एक्सपायर होगी, पति किराएदार होगा। यदि ये दोनों नहीं है तो पुत्र, फिर पुत्री, फिर माता पिता। सबसे बाद में माता पिता की लायबिलिटी आ रही है। पहले देखें आप स्पष्ट, हस्बैंड, वाइफ, सन, डॉटर, फिर गार्जियन आ रहे हैं, आपके माता पिता आ रहे हैं, पेरेंट्स आ रहे हैं। ये ध्यान रखना। किराएदार में व्यक्ति कौन है, सारांश से हम समझेंगे। किराएदार में वह व्यक्ति शामिल है, टीनेंट में वह व्यक्ति शामिल है, मैं या मेरे ओर से, या तो मैं किराया दे दूं या मेरी ओर से कोई दे दे, या मैंने जिसको एजेंट बना दिया है वो दे दे। किसी परिसर का दे दो भाई जो मैंने किराए पर लिया है। मानो अगर हमने कोई संविदा कर रखी है कि कौन देगा तो अलग बात है, नहीं तो स्पष्ट लिखा है किराया अभिलग्न संविदा के अभाव में ना होने पर किराएदार कौन होगा। इसके बाद यदि कोई अवैध व्यक्ति कोई किराए पर रह रहा है तो वह किराएदार भी कहलाएगा। इसके बाद यदि मूल किराएदार एक्सपायर हो जाता है तब उसकी दशा में किराए की भरपाई कौन करेगा? उसके पति, पत्नी, बच्चे, बच्चे में सबसे पहले पुत्र, उसके बाद पुत्र का दायित्व, लास्ट में माता पिता का दायित्व आता है। इंपोर्टेंट सेक्शन है किराएदार, भूस्वामी, सुख सुविधाएं। एक सेक्शन और इंपोर्टेंट है परिसर, प्रीमाइसिस, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।